हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद अपनी क्लास फिर से हो पा रही है क्योंकि एक कोई एग्ज़ाम था, 2-3 छुट्टियां आ गई। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के इंतकाल की वजह से एक छुट्टी, राष्ट्रीय अवकाश के रूप में एक और राजकीय शोक जिसे कहते हैं, उसमें भी कल छुट्टी हो गई थी। इसलिए आपकी क्लासेस जो हैं वो लगभग लगभग 3-4 दिन के बाद हो पा रही है ना। तो हम जो है एचओ मॉडल पर चर्चा कर रहे थे और एक क्लास हमारी हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हेक्सरोलिन मॉडल है वह काम करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। और हेक्सरोलिन की सिद्धांत की महत्ता भी इसलिए भी है कि इन्होंने रिकार्डो का विरोध नहीं किया वरन उसका विकास किया और उसमें जो कमी थी उसे दूर करने का प्रयास किया। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा क्या, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम जो है पीपीटी में भी पहले समझ लेते हैं। पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी और उसके बाद किताब से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो मैं इसे पलट रही हूँ, आपको याद आ जाएगा हमने कहाँ तक इस पे काम किया है। दो मेरे खुद के बनाए हुए डायग्राम जब इसमें मैंने डाले थे उस पे ये देखिए, ये इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है फैक्टर इंटेंसिटी, यानी फैक्टर एंडाउमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। साधन संपन्नता किसे कहते हैं, कहने को तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं, लेकिन जब हम ये देखिए इस तरीके से आय दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से इसको स्पष्ट करेंगे तो कोई भी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो है वो आपके नंबर कहीं से काट ही नहीं पाएगा। तो फुल मार्क्स आएंगे यदि आप ढंग से लिखते हैं। तो जहाँ तक साधन गहनता की बात है, श्रम फैक्टर इंटेंसिटी की बात है, उसको समझाने के लिए सामने आपके एक डायग्राम बना हुआ है फैक्टर इंटेंसिटी, और इधर लेफ्ट में और ऊपर उसी को समझाने के लिए कुछ कुछ जैसे अपन लिख लेते हैं अपने नोट्स में। तो मैं ये मेरे ही नोट्स हैं तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप इसको समझने के बाद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देश ए का एक बना हुआ है और देश बी का दूसरा बना हुआ है। तो सबसे पहले साधन गहनता है क्या। हेक्सरोलिन ने अपनी मान्यताओं में ये मान्यता ली थी कि यदि दो देश हैं और दो वस्तुएं हैं और दो साधन हैं उत्पादन के, तो जो देश या दोनों देश में जो वस्तु श्रम गहन है तो वो दोनों में ही श्रम गहन रहेगी, और जो वस्तु पूंजी गहन है तो वह दोनों देशों में ही पूंजी गहन रहेगी। अब गहनता का मतलब ये है कि एक वस्तु में प्रति इकाई उत्पादन में यदि वह पूंजी गहन है तो दोनों की तुलना में, श्रम और पूंजी की तुलना में, पूंजी की इकाई ज्यादा प्रयुक्त होगी। और यदि वो श्रम गहन है तो दोनों ही देशों में उस वस्तु को बनाने में श्रम की इकाइयां ज्यादा यूज होंगी। अब आप डायग्राम देख लीजिए, दो रेखाएं खींची हुई हैं, एक्स अक्ष पे लेबर ले रखा है और वाई अक्ष पे कैपिटल। दोनों ही डायग्राम्स में एक्स और वाई अक्ष पे समान चीजें ले रखी है हमने। और जो दो नेशन ए में जो दो रेखाएं बनी हुई हैं वो कैपिटल अपॉन लेबर रेशो को बताने वाली, यानी हर इसकी हर बिंदु पे एक कैपिटल अपॉन लेबर रेशो आ जाएगा आपके पास। तो यदि रेखा मूल बिंदु से जो शुरू हो रही है ऊपर वाली, जिसमें हम एक बिंदु ले रहे हैं जहां दो यूनिट पूंजी की और चार और दो ही यूनिट लेबर की जहां यूज हो रही है, 2/2 कैपिटल अपॉन लेबर रेशो आ गया। और यदि हम 2/2 को भाग दें तो रेशो हो जाता है 1, यानी भागफल आ जाता है 1। और दूसरी रेखा जो लेबर इंटेंसिव गुड को बता रही है, वहां यदि अपन कैपिटल अपन लेबर रेशो ले रहे हैं तो किसी यूनिट
ऑफ एक्स को उत्पादित करने के लिए 1 यूनिट पूंजी की और 4 यूनिट लेबर की यूज हो रही है, तो वहां पे जो रेशो आ रहा है वो 0.25 आ रहा है, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो हम दोनों रेशों की तुलना कर रहे हैं, तो बीच में लिखा हुआ है 1 इज ग्रेटर देन 0.25। इट मीन्स नेशन ए में कैपिटल अपॉन लेबर रेशो इन वाई वस्तु 1 है, जबकि एक्स वस्तु में यही रेशो 0.25 है। इट मीन्स वाई जो है वो कैपिटल, यानी वाई वस्तु जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। इसी तरीके से देश बी में भी यह वस्तु कैपिटल इंटेंसिव ही आएगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कैपिटल अपॉन लेबर इन वाई इज इक्वल टू 4/1 है, तो 4 हो गया, और x वस्तु में कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो आपका है 1, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स दोनों देशों में x वस्तु श्रम गहन है और y वस्तु पूंजी गहन है। यह साबित करता है हेक्सोनलिन मॉडल का यह डायग्राम कि दोनों में साधन गहनता पाई जाती है। साधन गहनता प्रतिलोमता नहीं पाई जाती कि x वस्तु देश ए में तो पूंजी गहन बन जाए और देश बी में श्रम गहन बन जाए, ऐसा हेक्सोनलिन मॉडल इजाजत नहीं देता है। अब हेक्सोनलिन मॉडल को जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल मॉडल को लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहते हैं, जहां श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना जाता था और जो लागत थी वो श्रम लागत के रूप में व्यक्त की जाती थी, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हेक्सोनलिन मॉडल का एक और योगदान अर्थशास्त्र को ये भी है कि उन्होंने इसे जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू बनाया, किसकी वनिस्पत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की जगह। तो इसको समझने के लिए एक चार्ट दिए रखा है आपको। अल्टीमेटली जो ऊपर से यदि शुरू करते हैं तो कमोडिटी प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए हम नीचे से शुरू करते हैं। यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू ये कहती है कि मान लीजिए वस्तु बाजार है या कोई श्रम बाजार है या कोई भी बाजार है जिसमें की कीमत निर्धारित कैसे होती है, तो वो मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है नोट, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड टू टॉप, राइट साइड से शुरू होते हुए टॉप की तरफ जाना है। तो यहाँ दो चीजें मिलकर क्या डिसाइड करती है, डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज। अंतिम वस्तुओं की मांग कहाँ से आती है, सबसे पहले मांग आती है अंतिम वस्तुओं की, वो आती है टेस्ट, लोगों की रुचि से और लोगों की इनकम से। ठीक है, इनकम लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये दोनों मिलकर डिमांड क्रिएट करते हैं। अब जो डिमांड है फाइनल प्रोडक्ट्स की, वो जो है वो डेराइव डिमांड ऑफ फैक्टर्स को पैदा करती है, क्योंकि जब हम वस्तुओं की मांग करते हैं या अर्थव्यवस्था में जब लोग वस्तुओं की मांग करते हैं तो उन्हें पैदा करने के लिए, उन वस्तुओं को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वो होते हैं श्रम, भूमि, पूंजी और साहस। इसके साथ एक चीज और मिल जाती है, वो है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की डिमांड और फैक्टर्स की सप्लाई दोनों मिलकर क्या तय करते हैं, फैक्टर की प्राइस, फैक्टर का मेहनताना, फैक्टर का पारिश्रमिक। और फिर फैक्टर की मेहनताना या पारिश्रमिक जो कि कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर क्या निर्धारित कर देते हैं, कमोडिटी की प्राइस निर्धारित कर, यानी कि कॉस्ट को निर्धारित करते हैं, कॉस्ट ही कमोडिटी की प्राइस को निर्धारित करती है। तो वस्तु बाजार में सामान्य संतुलन सिद्धांत हो इस प्रकार से निर्धारित होता है, और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि किसी भी साधन बाजार में भी साधन का पारिश्रमिक तय हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपके सामने डायग्राम खुल रहा है वो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्सोनलिन मॉडल, जिसमें आपको सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। ए जो है वो है बिफोर ट्रेड और बी जो है वो है आफ्टर ट्रेड। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में ही दो देशों के पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स दिए हुए हैं, और बस फर्क बिफोर ट्रेड आफ्टर ट्रेड का है। ठीक है, जब तक ट्रेड प्रारंभ नहीं होता तब तक ये जो CIC कम्युनिटी इंडिफरेंस कर दिया हुआ है समाज का, उस पे दो बिंदु
तो ऐसे हैं जो पीपीसी पे टच कर रहे हैं और वहां पर घरेलू विनिमय अनुपात रेखा भी स्पर्श रेखा है, जिसको हम कीमत रेखा कहते हैं। लेकिन CIC2 जो है वहां कोई सा भी पीपीसी स्पर्श नहीं कर रहा, यानी CIC2 का जो पी बिंदु है वो बिफोर ट्रेड उपभोग के लिए दोनों ही देशों को अप्राप्य है, उन उसके लिए अचीवेबल नहीं है, क्योंकि वो उसके पीपीसी से दूर स्थित है। दोनों ही देश पी पर स्थापित उपभोग बिंदु को या उपभोग स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा, ए जो है वो एल अबंडेंट लिखा हुआ है, लेबर अबंडेंसी पीपीसी है, जो कि एक्स अक्ष की तरफ जहां हमने कमोडिटी एक्स ली है जो कि लेबर इंटेंसिव गुड है, यानी कमोडिटी एक्स में एक्स और वाई दोनों में से कमोडिटी एक्स जो है वो श्रम गहन वस्तु है दोनों देशों में ही। तो ये जो पीपीसी है जिस देश के पास श्रम संसाधन ज्यादा है यह उसका है, ठीक है। इसीलिए एक्स अक्ष की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है, जबकि जो देश बी है वो पूंजी गहन है तो उसका जो पीपीसी है वो बी है, और उसका झुकाव जो है या ज्यादा जो कवर एरिया है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष की तरफ ज्यादा है, जो कि जहां पर हमने कैपिटल लिया हुआ है। तो इस तरीके से दोनों के पीपीसी आपको समझ आ गए होंगे, और दोनों की जो स्पर्श रेखा और प्रोडक्शन पॉइंट है बिफोर ट्रेड, ए का A1 पे है और बी का मुझे अभी बहुत ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा हो गया है, आप इसको बड़ा करके देख लीजिएगा लैपटॉप वगैरह पे। तो ये जो दोनों पॉइंट है वो इनके बिफोर ट्रेड प्रोडक्शन पॉइंट भी हैं और कंजप्शन पॉइंट भी हैं। लेकिन आफ्टर ट्रेड जब दोनों देश व्यापार शुरू कर देते हैं तो जो पूंजी प्रधान देश है वो पूंजी गहन वस्तु बनाएगा और जो श्रम प्रधान देश है वो श्रम गहन वस्तु बनाएगा। तो दोनों के प्रोडक्शन पॉइंट अपने अपने अक्ष की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देश बी का जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो ए से शिफ्ट होकर सी उधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। और इसका जो है देश ए का जो है ए का ये शिफ्ट होकर एक्स अक्ष की तरफ आ जाएगा। तो दोनों के प्रोडक्शन पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों को स्पर्श करती हुई अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा पीबी खींची हुई है, जो कि दोनों के पीपीसी को एक एक बिंदु पर जो आफ्टर ट्रेड प्रोडक्शन पॉइंट है वहां टच करती है, इसलिए अब ये दोनों इन पॉइंट्स पे ट्रेड प्रोडक्शन करेंगे। जबकि अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा पर अब पी स्थित जो था पहले से ही CIC2 पे जो स्थित था, तो अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा अब आफ्टर ट्रेड पी बिंदु की स्पर्श रेखा बन गई है। इसलिए अब दोनों देशों के लिए उपभोग का वह स्तर प्राप्त करना पॉसिबल हो गया है। तो जैसा कि इन्होंने मान्यताओं में लिया था कि दोनों देशों के टेस्ट डिफरेंट नहीं है, सेम है, इसलिए आफ्टर ट्रेड भी और बिफोर ट्रेड भी उपभोग बिंदु दोनों के सेम बताए गए हैं। तो पी बिंदु दोनों का ही उपभोग बिंदु बन जाएगा, कब? आफ्टर ट्रेड। तो सेम कंजप्शन पॉइंट फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज, P इज इक्वल टू P डैश, ठीक है। तो इस तरीके से अब इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो एरिया है वो भी इसमें बना हुआ है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कंजप्शन पॉइंट दोनों का P है और प्रोडक्शन पॉइंट दोनों का शिफ्ट होके वाई की अक्ष की तरफ चला गया और एक्स अक्ष की तरफ चला गया है, और हमने ट्राइंगल के द्वारा इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मात्रा बिल्कुल वैसे ही निकाल ली है जैसे कि हमने हेबरलर के अवसर लागत सिद्धांत में इस तरीके से निकाल के दिखाई थी। अब क्लास नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो जितनी भी लिमिटेशंस में हम समझा सकते हैं इस चीज़ को वो मैंने आपको समझा दी है। आप इसको फिर से सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा, हेबरलर का अवसर लागत वाला सिद्धांत वाली वीडियो देखिएगा, उसमें फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और फिर ये डायग्राम फिर से समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है HO मॉडल का वो यहाँ समाप्त होता है, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी विद्यार्थी ने मुझे भेजा था
अब उनको समझ आ जाएगा कि वो कहाँ गलती कर रहे थे। जो श्रम गहन वस्तु वाले देश यानी श्रम प्रधान वाले देश का जो वो पीपीसी बना रहे हैं, उसे हमें एक्स अक्ष की तरफ थोड़ा और ज़्यादा फैलता हुआ बनाना है, बजाय वाई में भी उतना ही एरिया दिखाने के और एक्स में भी उतना ही एरिया दिखाने के। जो श्रम प्रधान देश है उसका पीपीसी हमें एक्स अक्ष की तरफ ज़्यादा फैला हुआ दिखाना है। तो अब जब मैं पीडीएफ भी इसका भेज दूंगी तब और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में जो खोल रही हूँ उसका टॉपिक है, या जो मुख्य जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य बात उस पे, वह है क्लासिकल मॉडल पर हेक्सर थ्योरी की श्रेष्ठता। क्यों बेस्ट है ये, उसकी तुलना में क्यों बेटर है, या क्या श्रेष्ठ बातें हैं उसमें। बात तो जबकि वही है, व्यापार का आधार भी इन्होंने चेंज नहीं किया, कुछ भी रिकार्डो का विरोध भी नहीं किया, तो फिर श्रेष्ठ क्यों है। तो कुछ बिंदुओं पर आपको इसकी श्रेष्ठता साबित दिखानी पड़ेगी अगर परीक्षा में इस तरीके से सवाल आ जाता है तो सबसे पहला पॉइंट जिसपे हम चर्चा कर ही चुके हैं, मूल्य के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, जबकि क्लासिकल मॉडल जो था वो श्रम वैल्यू सिद्धांत पर आधारित था, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित था, और ये जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित था। वो जो चार्ट था उसको मैंने आपको समझा दिया था, अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। विशेष रूप से हमें वो बातों के साथ ये बात भी लिखनी है कि वो जो थे क्लासिकल मॉडल वाले वो सप्लाई साइड ज़्यादा थे, सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, डिमांड साइड की उन्होंने अनदेखी की थी। जबकि ये थियरी जो है वो इक्वली डिमांड और सप्लाई, यानी एक देश से यदि हम आयात करना चाह रहे हैं तो उसकी वस्तु की वो हमारी मांग है, और यदि निर्यात कर रहे हैं तो हमारी वस्तु की वह उस देश की मांग है। तो दोनों मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पे वो ध्यान देते हैं। हेक्सरोलिन का दूसरा श्रेष्ठता का ये भी कह रहे हैं कि अलग थियरी की आवश्यकता ही नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि किन्हीं भी दो क्षेत्रों में व्यापार का आधार हमेशा सेम ही रहता है। जहाँ कॉस्ट कम आती है उस देश को या उस राज्य को या उस क्षेत्र को उसी वस्तु में प्रवीणता हासिल करके उत्पादन करना चाहिए और दूसरे देश को निर्यात कर देना चाहिए, बदले में वो वस्तु आयात कर लेनी चाहिए जो उसके यहाँ महंगी बन रही है और दूसरी क्षेत्र में सस्ती बन रही है। तो व्यापार के लिए अलग थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, जबकि क्लासिकल्स मानते थे कि दोनों के लिए अलग थ्योरी की आवश्यकता है। नेक्स्ट है व्यापार का अंतिम कारण। जो शास्त्रीय सिद्धांत या जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें लागतों में तुलनात्मक अंतर का कारण क्यों पाया जाता है यह बताने में वह सिद्धांत विफल रहा। अंतर पाया जाता है इतना बताया, क्यों पाया जाता है इसका जवाब हेक्सोनोमिक मॉडल देता है, वह है साधन उपलब्धता। तो फैक्टर एंडोमेंट्स और फिर साधन उपलब्धता के बाद एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने स्पष्ट किया, साधन गहनता। तो ये दो वो चीज़ें हैं जो व्यापार का अंतिम कारण बनते हैं। इसके अलावा और श्रेष्ठता किस रूप में, उत्पादन के दो फैक्टर्स लिए उन्होंने, जबकि क्लासिकल केवल एक फैक्टर श्रम लेके चलता है, इन्होंने पूंजी को भी इसमें शामिल कर लिया, तो 2/2/2 का मॉडल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन बिटवीन द थियरी ऑफ वैल्यू एंड थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी मांग और पूर्ति शक्तियां मिलके किसी भी क्षेत्र में इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड कर सकती है। यह बात इकोनॉमिक्स का मूल सिद्धांत है और इसी को इन्होंने स्पष्ट करने में ज़्यादा जोर दिया, जबकि क्लासिकल्स जो हैं वो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू ही दे पाए, जनरल या थियरी ऑफ वैल्यू वो नहीं दे पाए। तो हेक्सरोलिन सिद्धांत मूल्य और व्यापार के सिद्धांतों के बीच एक सफल एकीकरण कर पाने में सफलता हासिल कर पाया। आय और कल्याण के वितरण संबंधी श्रेष्ठता है इस सिद्धांत में क्लासिकल मॉडल के ऊपर, क्योंकि जो क्लासिकल मॉडल है वो उत्पादन का केवल एक ही कारक यानी श्रम लेकर चला। तो जब व्यापार प्रारंभ हो जाएगा तो जो आय का वितरण होगा वह एक समान सा ही रहेगा। तो कल्याण के स्तर को मापने के लिए भी उन्होंने कोई ज़्यादा थ्योरी में कहा नहीं कि किस तरीके से कल्याण बढ़ेगा, व्यापार कल्याण बढ़ेगा ये तो कहा, लेकिन किस आधार पे मापेंगे, आय में के वितरण में दोनों देशों में किस तरीके से एलोकेशन बटेगा, इसके बारे में वो कहते ही नहीं है, क्योंकि साधन ही एक लेते हैं। इसलिए हेक्सरोलिन जो मॉडल है वो कल्याण के बारे में ऐसा अयोग्य और अवास्तविक का बयान नहीं देता है, बल्कि इसका जो नेक्स्ट है
हेक्सरोलिन मॉडल के बाद फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, जो एचओ मॉडल को सपोर्ट करता है और इन्हीं के ही साथी ने उसे डेवलप किया है। तो वो बताता है कि किस तरीके से व्यापार प्रारंभ होने के बाद श्रम के पक्ष में और पूंजी के पक्ष में दोनों देशों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, तो उससे कल्याण के स्तर पर फर्क पड़ता है। तो एक्सरोलिन सिद्धांत की आलोचना आप या तो हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, आज इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, या फिर मैं आपको इसका भी पीडीएफ भेज दूंगी, आपके पास बुक्स भी आ जाती हैं तो आलोचना उसमें देख लीजिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आलोचना के लिए अभी इतना वक्त नहीं बचता है परीक्षा में हमारे पास आंसर को सेट करने में, क्योंकि हमें थ्योरी ज़्यादा मेन देनी होती है, डायग्राम हो जाते हैं, इक्वेशन हो जाते हैं, उसके बाद आलोचना पे भी यदि बहुत सारे टाइम देंगे तो एक तो शब्द सीमा बढ़ जाएगी और टाइम भी नहीं बचेगा, दूसरे प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए आप आलोचना को बहुत ज़्यादा विस्तार या एलोबरेट नहीं करना है, बल्कि कम पॉइंट्स में उसको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से मैं स्लाइड खोल रही हूँ, आलोचना आपके सामने पॉइंट्स पॉइंट्स आते जा रहे हैं। ओवर सिंप्लीफाई है, स्टैटिक एनालिसिस है, आलोचक कहते हैं कुछ मान्यताएं स्थिर ले ली उन्होंने, और नेग्लेक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी इन्होंने एक ही प्रकार के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करके दो देश जो है वो सेम वस्तु के आयातक भी बन जाते हैं और निर्यातक भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल मॉडर्न ट्रेड में हम दे सकते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो जापानीज कार मंगा रहा है और जापान अमेरिकी कार मंगा रहा है। इस तरीके से क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके उन्होंने एक ही वस्तु में कुछ फेरबदल करके व्यापार का एक मतलब ब्रांड से जोड़ दिया व्यापार को, इसलिए जापानीज अमेरिकन ब्रांड पसंद कर रहे हैं यदि, तो वो व्यापार के द्वारा मंगा लेते हैं, और यदि अमेरिकन जापानीज ब्रांड पसंद कर रहे हैं तो जापान से मंगा लेते हैं, तो सेम वस्तु का आयात निर्यात हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, जितने आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तकनीकी को इन्होंने स्थिर मान लिया तो परिवर्तनशील होती है तकनीकी। फैक्टर्स को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इमोबाइल मान लिया, अगतिशील मान लिया। आलोचक कहते हैं ऐसा नहीं होता है, वो गतिशील रहते हैं। और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल पाया जाता है, आलोचक ये कहते हैं, जबकि एक्सरोलिन कहते रहे कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं हो पाया जाता। तभी ये थ्योरी काम करेगी, तो आलोचक यही कहते हैं कि चूंकि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल पाया जाता है इसलिए थ्योरी फेल हो जाती है। तो अंत में इसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए भी एक कोटेशन दिया हुआ है। लंकास्टर नामक एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी महत्ता बताते हुए एक या दो कोटेशन दिए हुए हैं। लास्ट वाला मैं पढ़ देती हूँ। इट इज़ इन फैक्ट द सिंपल मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत आसान है, बहुत साधारण है, आप इसको एज इट इज़ ही लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखिएगा। इट इज़ इन फैक्ट द सिंपल मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, just as two commodity indifference curve is the simple model of कंज्यूमर्स बिहेवियर। वैसा ही है जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में दो तटस्थ वक्रों को समझा के एक मॉडल समझा दिया जाता है और वो बहुत सरलता से समझ में आ जाता है, ऐसे ही एचओ मॉडल में दो पीपीसी के द्वारा दो देशों के व्यापार को अत्यंत सरल तरीके से समझा दिया गया है। तो यह इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, और इस तरीके से हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हैं।